हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जो इंडियन हिस्ट्री कवर कर रहे थे उसका ये तीसरा चैप्टर है। जहाँ तक ये तीसरा चैप्टर है, इससे पहले 2 चैप्टर और हो चुके हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन से स्थल से क्या चीज़ें मिली हैं वो सभी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। कौन सा किस नदी के किनारे है, प्रॉपर जो एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है वो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ा जा सके, इसलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जन्मदाता कहा जाता है पुरातत्व विभाग का। पहली बार पुरातत्व विभाग जो अलग से एक विभाग बना था, किस गवर्नर जनरल के टाइम पे बना था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। और सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल खोजा गया था वो स्वयं हड़प्पा था, इसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। और इस टाइम पे अगर पूछा जाए कि जो पुरातत्व विभाग था उसका महानिदेशक कौन था, तो जॉन मार्शल, महानिदेशक जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी। फिर मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल मिला था और ये सबसे बड़ा स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। और इसको किसने खोजा? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में 1922 में। हड़प्पा खोजा गया 1921 में और मोहनजोदड़ो खोजा गया 1922 में। आगे चलेंगे, अब काल निर्धारण देख लेंगे। वैसे तो काल निर्धारण अलग अलग वैज्ञानिक ने किया है, अलग अलग, तो ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना दिया है, इसलिए पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन हम एक बार देख लेंगे। सबसे ज़्यादा जो माना जाता है कार्बन डेटिंग वाला माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आरंभिक हड़प्पा चरण जो है 3500 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा चरण 2600 से 1900, यही वाला मेन वाला जो हड़प्पा का टाइम चल रहा था यही था। फिर उत्तर हड़प्पा चरण जो है 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। अब कुछ वैज्ञानिक ने अपने अपने अनुसार जो है इसका कालक्रम निर्धारण किया है, तो जो सबसे मेन है वही फेमस है, उन्हीं का हम याद कर लेंगे थोड़ा सा। वैसे पूछा नहीं जाता है, आगे वाली जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्टिमर व्हीलर ने कहा है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने 2350 से 1750 बोला है। सर जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बोला है। मैके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व बोला है। तो ये सबके अपना अलग अलग काल निर्धारण है हड़प्पा सभ्यता के। कार्बन डेटिंग वाला एक बार फिर से देख लीजिए 2500 से 1750। आगे चलेंगे, नामकरण इसका अलग अलग नाम पे रखा गया। एक तो हड़प्पा सभ्यता कहा ही जाता है, सिंधु नदी के किनारे ये इसके ज़्यादा स्थल स्टार्टिंग में मिले थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। वैसे 1947 तक केवल 40 स्थल लगभग पता थे जो सभी सिंधु नदी के किनारे आसपास ही थे, लेकिन बाद में लगभग अब 1400 से ज़्यादा स्थल पता हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। और बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो गंगा यमुना के दोआब में इधर भी मिल जाते हैं। तो वैसे सिंधु सभ्यता इसका नाम स्टार्टिंग में पड़ गया था, इसीलिए अभी भी है। फिर दूसरा है तीसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि उस टाइम पे सरस्वती नदी भी वहाँ पे थी और अब सूख गई है। फिर कांस्य युगीन सभ्यता, इसे कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम पे कांसे का इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनता है। फिर है पांचवा क्या नाम है? प्रथम नगरीय सभ्यता। ये पहली ऐसी नगरीय सभ्यता मिलती है जो हमारे यहाँ इंडिया में विद्यमान है, तो पहली नगरीय सभ्यता इसे कहा जाता है। आगे चलेंगे, उद्भव के जो अलग अलग स्रोत हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना दिया है। तो कुछ विदेशी उद्भव एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ स्वदेशी उद्भव हैं। विदेशी किसने कहा है कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये विदेश से आए, मेसोपोटामिया से आए। मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी वहाँ से कितने लोगों ने कहा है? तो मार्शल ने बोला है। जितने अंग्रेज थे सभी ने लगभग कहा है कि ये विदेशी सभ्यता थी। मार्शल ने कहा है, व्हीलर ने कहा है, गार्डन चाइल्ड ने कहा है, क्रेमर ने ऐसा बोला है, और एक DC कौशाम्बी और SD सांकलिया ने भी बोला है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन नाम है। DD कौशाम्बी और SD सांकलिया इन्होंने भी कहा है कि ये विदेशी उद्भव था सिंधु घाटी सभ्यता। और मार्शल ने, व्हीलर ने, गार्डन चाइल्ड ने, क्रेमर ने भी बोला है। स्वदेशी उद्भव किसने कहा है कि हमारे इंडिया में ही पनपी है ये सभ्यता? तो ये अमलानंद घोष ने कहा है, आलचिन दंपति ने कहा है, SR राव ने कहा है और DP अग्रवाल ने कहा है। अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, SR राव और DP अग्रवाल। यहाँ पे हैं DD कौशाम्बी और SD सांकलिया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्वदेशी वाले भी और विदेशी वाले भी। आगे चलेंगे, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिण उत्तरी जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता के कौन से हैं? सबसे उत्तरी जो स्थान है मांडा है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। फिर सुत कांगे डोर है, यह है सबसे पश्चिमी एरिया। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी जो है दायमाबाद है, ये गोदावरी नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। फिर है आलमगीरपुर जो हमारे यूपी में है, इंपॉर्टेंट है ये। किस नदी के किनारे है? ये हिंडन नदी के किनारे, सबसे पूर्वी स्थल। आगे चलेंगे,
नगर योजना कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? तो सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें से कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर नगर दो भागों में विभक्त थे, एक पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो है, जो एलीट लोग थे जैसे राजा वगैरह जो उस टाइम पे होते थे, राजा या फिर जो बड़े लोग होते थे वो पश्चिमी टीले पे रहते थे। वहाँ पे दुर्ग होता था उसी में रहते थे और ये टीला छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पे होता था। तो पश्चिमी टीला वाले लोग अमीर थे और पूर्वी टीला वाला नॉर्मल जनता के लिए था, नगर था ये पूर्वी टीला। आगे चलेंगे। सामान्यतः जो पश्चिमी टीला था वो एक रक्षा प्राचीर से घिरा रहता था जिससे उसकी रक्षा की जा सके, दुर्ग वाला एरिया। लेकिन पूर्वी जो टीला था वो रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं होता था। तो सामान्यतः ऐसा होता था। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपवाद में ये था कि कालीबंगा का पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर से युक्त था। लगभग सभी के पूर्वी वाले टीले जिसमें आम जनता रहती थी उसमें रक्षा प्राचीर नहीं होती थी, लेकिन कालीबंगा में थी। इसके अलावा लोथल और सुतकोटदा में संपूर्ण क्षेत्र एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। जैसे ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, और दोनों को मिला के एक ही रक्षा प्राचीर से कहाँ पे किया गया था? लोथल और सुतकोटदा में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर है धौलावीरा। नॉर्मल जो नगर थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, पश्चिमी और पूर्वी। धौलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, 3 इकाइयों में। तो अभी धौलावीरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे यूनेस्को साइट में भी डाला गया है, गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। और एक ऐसा भी नगर था जिसमें दुर्ग था ही नहीं, मतलब दुर्गीकृत नहीं था। कौन सा नगर? चंदहुदड़ो दुर्गीकृत नहीं था। और धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। लोथल और सुतकोटदा एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। कालीबंगा का पूर्वी टीला था वो भी रक्षा प्राचीर से घिरा था, पश्चिमी के अलावा। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये अपवाद है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो धौलावीरा वाला है जो अभी चर्चा में है। आवासीय भवन में एक आंगन होता था। तो ये सभी चीज़ें स्टेटमेंट में पूछ ली जाती हैं अक्सर यूपीपीसीएस में। इसमें 3 या चारों ओर 4 या 5 कमरे होते थे, 4 से 5 कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था। एक रसोई घर और एक स्नानागार। सामान्यतः ये सभी घरों में होता था, कोई कोई अपवाद भी मिलते थे लेकिन सामान्यतः सभी घरों में होता था। लगभग सभी घरों में कुआं होता था, सामान्यतः किसी किसी में नहीं भी होता था। तो अपवाद स्वरूप ऐसा है, अगर आ जाए कि क्या सभी, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कुएं नहीं थे, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कोई कोई ऐसे अपवाद मिल जाते थे। सामान्यतः जो मकान होते थे पक्की ईंटों के बने होते थे सभी नगरों में। इसका कुछ अपवाद भी है, उसे भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे। जो खिड़कियां होती थी मेन रोड की तरफ नहीं खुलती थी, अंदर जो पतली गली होती थी वहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ खुलती थी। इसका एक अपवाद है लोथल। तो अपवाद पूछा जाता है, लोथल में जो दरवाजे खिड़कियाँ थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलती थी। जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, उस टाइम पे भी जल निकास की अच्छी व्यवस्था थी, सड़क की अच्छी व्यवस्था थी, सभी चीज़ें अच्छी थी। अब आगे चलेंगे, जो प्रमुख नगर है हड़प्पा कालीन उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नगर था, सबसे पहले खोज हुई हड़प्पा की। ये सैंधव सभ्यता का प्रथम स्थल था। सैंधव सभ्यता किसे कहते हैं? इसी सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। फिर ये कहाँ पे मिला है? तो पाकिस्तान के जो पश्चिमी पंजाब है पाकिस्तान का, वहाँ के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है ये हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में पश्चिमी वाला जो पंजाब है उसके साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। और नगर की रक्षा के लिए एक दुर्ग की व्यवस्था की गई थी। नगर की रक्षा के लिए एक दुर्ग है जो लगभग सभी नगरों में होता था। और ये दुर्ग किस पे बना है? उस टीले का क्या नाम है? तो पूछा जाता है। तो उस टीले का नाम है माउंट एबी। माउंट एबी उस टीले का नाम है। कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा में। आगे चलेंगे, किसने कहा है हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर? तो अर्ध औद्योगिक नगर कहा है इसे स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को बोला है अर्ध औद्योगिक नगर। यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिली हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में? हड़प्पा में चीज़ें मिली हैं जो कब्रिस्तान R37, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम है R37, वो मिला है हड़प्पा से। इसका नामकरण जो बाद में किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे इसका नाम R37 था। फिर है शंख का एक बैल मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है यहाँ पे। तो इससे पता चलता है जो पृथ्वी है इसको माना जाता है एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है और उससे पौधा निकल रहा है, मतलब जन्म देने वाली हमारी धरती है जो हमें अन्न प्रदान करती है। फिर एक अन्नागार मिला है हड़प्पा से। स्वास्तिक और चक्र का चिन्ह मिला है यहाँ से। सीपी का एक पैमाना मिला, छोटा सा सीपी का बना हुआ पैमाना जिससे नाप तोल का कुछ साधन होगा उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं। आगे चलेंगे, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे पहले अर्थ होता है मृतकों का टीला। कहाँ पे स्थित है? तो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। सिंध के लरकाना ज़िले में स्थित है ये, सिंधु नदी के किनारे।
सिंध एक प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ का एक लरकाना जिला है, वहाँ से मोहनजोदड़ो की खोज हुई है। और ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कहा जाता है कि राजतंत्रात्मक नहीं थी, जनतंत्रात्मक थी, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो में। आगे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। एक है बृहद स्नानागार, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। बृहद स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की मूर्ति मिली है। कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे का यूज़ इस टाइम पे बहुत किया जाता था, तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, तो मुद्रा पर बनी हुई है पशुपतिनाथ की मूर्ति। इससे पता चलता है कि उस टाइम पे मातृ देवी की पूजा होती थी और पशुपतिनाथ की सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर है सूती कपड़ा मिला है, उस टाइम पे सूती कपड़ा यूज़ होता था। गीली मिट्टी के दिए मिले हैं, मिट्टी के तराजू मिली हैं, और सबसे बड़ी ईंट भी मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये सभी चीज़ें मोहनजोदड़ो की है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होगा कि अभी हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 में। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। आगे चलेंगे, चंदहुदड़ो अब तीसरा ये नगर है। तो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंध प्रांत में ही पाकिस्तान में स्थित था ये चंदहुदड़ो, मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। इसकी खोज किसने की? तो 1934 में इसकी खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने। खोज की चंदहुदड़ो की एन गोपाल मजूमदार, केवल मजूमदार याद रखिए, ऐसे याद रहेगा, 1934 में। उसके बाद 1 साल बाद इसका उत्खनन किसने करवाया? अर्नेस्ट मैके ने। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि उत्खनन किसने करवाया या फिर खोज किसने की थी, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उत्खनन करवाया था मैके ने, यही वाला नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये खोज हुई थी, ये उत्खनन हुआ था 1935 में। तो ये यहाँ से अभी हमने देखा था कि कहाँ से दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, तो यहीं चंदहुदड़ो से दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला है, मतलब जो पश्चिमी टीले पे दुर्ग होता था वो यहाँ पे नहीं था। आगे चलेंगे, यहाँ से हड़प्पा के पहले की जो एक पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति का भी अवशेष मिला है चंदहुदड़ो से, उसे कहते थे झूकर झांगर संस्कृति। तो यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले चंदहुदड़ो से। और क्या क्या मिला है? यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला है। वक्राकार ईंटें पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है? चंदहुदड़ो से। लिपस्टिक मिली है यहाँ से। अलंकृत हाथी मिले हैं यहाँ से। 4 पहियों की गाड़ी मिली है, ऐसे नहीं है कि आज के टाइम की गाड़ी होगी, ये कोई मिट्टी का खिलौना मिला होगा। 4 पहियों की गाड़ी चंदहुदड़ो से मिली है। आगे चलेंगे, कालीबंगा स्थल, ये इंडिया में स्थित है, राजस्थान के गंगानगर जिले में। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका काले रंग की चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। खोज किसने की थी कालीबंगा की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने। इसकी खुदाई किसने करवाई? बीबी लाल और बीके थापर ने। तो ये वाला बीबी लाल काफ़ी पूछा जाता है। कालीबंगा की खुदाई किसने करवाई? बीबी लाल और बीके थापर ने। खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो जुते हुए खेत मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मिला था चंदहुदड़ो से। और कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे यही कालीबंगा है जो अपवाद था, हर जगह पक्की ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं। यहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ था वो कच्ची ईंटों से हुआ था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यहाँ के जो मकान बने थे कच्ची ईंटों के बने थे। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली एग्जाम में पूछी जाती हैं? आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। सिलबट्टा मिला है। सूती कपड़े की छाप मिली है। प्रतीकात्मक समाधियाँ मिली हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। अंत्येष्टि की तीनों विधियाँ कौन कौन सी होती हैं अंत्येष्टि की? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण में पूरे मृत्यु के बाद जो शव होता है उसे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है पूरे शरीर को। आंशिक समाधिकरण में पहले उसे ऐसे खुला छोड़ दिया जाता है, कुछ जानवर जो होते हैं उसे ख़त्म करने लगते हैं, जो आंशिक बचता है शरीर, शव जो आंशिक बचता है उसे गाड़ा जाता है ज़मीन में। दाह संस्कार होता है जिसमें दहन किया जाता है शरीर का। अंत्येष्टि संस्कार जैसे अंतिम संस्कार होता है उस तरह से प्रॉपर किया जाता है। तो ये तीनों जो विधियाँ हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। लोथल की बात करेंगे तो लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ स्थित था? घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। खोज किसने की थी? SR राव ने 1955 में। ये जो सन दिया है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम इंपॉर्टेंट है। लोथल की खोज हुई थी 1955 में और खोज किसने की? SR राव ने। ये पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो ये लोथल जो है एक बंदरगाह स्थल है। पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था जो फेमस था? तो ये था लोथल। नगर और दुर्ग एक ही प्राचीर से रक्षित हैं, ये हमने पहले देखा था। नगर और दुर्ग एक ही प्राचीर से रक्षित हैं। फिर यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं?
धान और बाजरे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। फारस की मुहर यहाँ से मिली है, मतलब फारस से व्यापार के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं लोथल से। फिर 3 युगल समाधियाँ मिली हैं लोथल से। मनका का उद्योग का कारखाना मिला है, मनका उद्योग का कारखाना मिला है लोथल से ही। इसके अलावा मनका का एक और साक्ष्य मिला था, कहाँ से? चंदोदड़ो से। फिर है धान की भूसी मिली है लोथल से। दिशा मापक यंत्र मिला है यहाँ से, छोटा सा दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला है? लोथल से। आगे चलेंगे, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा की। खोज किसने की थी? सूरज भान ने 1969 में। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान ने की थी 1969 में। और ये एक बहुत बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, राखी गढ़ी। ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसका बहुत बड़ा स्थल माना जाता है। वैसे तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। अन्नागार और रक्षा प्राचीर के भी साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? राखी गढ़ी से। और खोज किसने की? सूरज भान ने। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे चलेंगे, अब है बनावली। तो बनावली कहाँ से मिला है ये? तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। खोज किसने की? RS बिष्ट ने 1973 में। बनावली की खोज RS बिष्ट। और यहाँ का जो विशेषता है, जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव था। लगभग जितने सिंधु सभ्यता के नगर थे वहाँ पे जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, लेकिन बनावली में इसका अभाव था जल निकास प्रणाली का। यहाँ से हल की आकृति मिली है, मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली से। जौ के प्रमाण मिले हैं, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे का बाण मिला है यहाँ से। और हल की आकृति, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हल की आकृति कहाँ से मिली है? बनावली से। आगे चलेंगे, धौलावीरा की बात करेंगे। धौलावीरा जो अभी यूनेस्को साइट में दर्ज है, गुजरात के कच्छ जिले में ये मिला है। धौलावीरा कच्छ जिले में स्थित है। खोज किसने की थी? JP जोशी ने। तो ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने की? JP जोशी ने। और धौलावीरा के नगर को 3 भाग में डिवाइड किया गया था। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, लगभग सभी नगर 2 भाग में डिवाइड थे, लेकिन धौलावीरा 3 भाग में डिवाइड था। आगे चलेंगे, यहाँ की विशेषता थी जल संरक्षण की जो तकनीकी थी उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। तो पूछा जाता है कि धौलावीरा किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो जल संरक्षण के लिए फेमस है धौलावीरा। आगे चलेंगे, तो एकमात्र जो स्टेडियम मिला है वो भी धौलावीरा से ही मिला है। और यहाँ से क्या मिला है? सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से। 10 बड़े चिन्हों वाला शिलालेख मिला है, एकमात्र स्टेडियम धौलावीरा से मिला है। अब आगे चलेंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पे धौलावीरा तक इम्पोर्टेंट थी। इसके पतन के कारण क्या थे? सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग पुरातत्वविद ने अपना अलग अलग दिया है। तो गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बोला है कि बाह्य आक्रमण और आर्य जो आक्रमण हुए थे, आर्य जो आए थे इंडिया में, इनकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन इतना माने नहीं है, क्योंकि आर्य भी कहा जाता है कि इंडियन ही थे। फिर है, कहा क्या जाता है ये इंडियंस ही थे यार। उसके बाद है जॉन अर्नेस्ट मैके और SR राव, इन्होंने कहा है कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। लगभग सभी लोगों ने अलग अलग कहा है, तो जो फेमस व्यक्ति हैं बस उन्हीं का याद रखना है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने आर्य आक्रमण बोला, और मैके और राव ने क्या बोला? बाढ़ की वजह से। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष, यहाँ पे सभी आ से है, इन्होंने बोला था जलवायु परिवर्तन से। जो आ वाले नाम है उन्होंने जलवायु परिवर्तन से बोला। फिर MR साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, इसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। ये जॉन मार्शल वाला इंपॉर्टेंट है। KUR कनेडी ने क्या बोला? कि प्राकृतिक आपदा या फिर कोई महामारी आई होगी, उसकी वजह से ये पतन हुआ। तो ये भी पूछा जाता है काफ़ी, किसने कहा था कि महामारी की वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था? कनेडी ने। प्रशासनिक शिथिलता की वजह से किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। भूतात्विक परिवर्तन की वजह से पतन का किसने बोला था? MR साहनी ने। जलवायु परिवर्तन वाला पूछा जाता है, ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ने कहा था। बाढ़ की वजह से अर्नेस्ट मैके और SR राव ने बोला था। बाह्य आक्रमण या फिर आर्य आक्रमण की वजह से किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। आगे चलेंगे, कुछ स्थल जो बच गए हैं, छोटे छोटे स्थल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इससे मैचिंग में आ जाता है नदियाँ या फिर उत्खननकर्ता के नाम। तो कोट दीजी कहाँ, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी? उत्खननकर्ता कौन थे इसके? फजल अहमद खां। रंगपुर स्थल है, और ये किस नदी के किनारे है? रंगपुर भादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और इसकी उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव। उत्खननकर्ता SR राव। रोपड़ और आलमगीरपुर, यहाँ पे रोपड़ जो है इसके किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे, पंजाब में है। और इसके उत्खननकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है और ये मेरठ में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ और आलमगीर के कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। रंगपुर के SR राव, कोट दीजी के फजल अहमद खां।
और ये जो सभी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, नदी वगैरह सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा जो पहले 2 और इसके वीडियो आ चुके हैं हिस्ट्री के, उसे अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा हिस्ट्री आपका कवर होता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।